हेलो माय नीट हसलर्स, वेलकम टू एमएस एडुस्फेयर। सो वापस से हम आ गए हैं अपना बचा हुआ मैराथन कंप्लीट करने के लिए, एक्सक्रीशन का पार्ट 2 करने के लिए। सो आई होप योर डे इज़ गोइंग फाइन। अगेन द सेम क्वेश्चन, कैसा जा रहा है आपका प्रिपरेशन? अगर जवाब येस है तो आपको बिल्कुल डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर जवाब नो है तो जल्दी जाके मुंह धो के आइए, बिकॉज अब होने वाला है सेशन स्टार्ट। अब किसी तरह का कोई नेग्लिजेंस नहीं चलेगा। क्या पढ़ा है आपने, क्या नहीं पढ़ा है, इससे पहले कुछ समझ आया है नहीं आया है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं पढ़ा रही हूँ स्क्रैच से, ऐसा समझाऊंगी कि दोबारा यहाँ समझने के बाद कहीं और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड टू एंड मिलेगा आपको। आपको बस इतना करना है कि अगला 45 मिनट्स पूरे फोकस के साथ अपने मार्कर, हाइलाइटर जो भी है उठा के आपको अपने बुक के सामने बैठ जाना है, और जो जो मैं बोलूँगी लिखते जाना है, हाईलाइट करते जाना है। ठीक है? जो बच्चे पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज नीट से रिलेटेड जितने भी आपके बायोलॉजी के कंटेंट है और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कुछ कंटेंट है, दैट विल रेगुलरली बी पोस्टेड इन दिस चैनल। सो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, ताकि आपको हर एक अपडेट टाइमली मिलता रहे। जो डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक प्रेजेंट है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है? नेक्स्ट है, अगर आप चाहो किसी और एजुकेशनल वीडियो या फिर एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, देन यू कैन ऑल्सो विजिट आवर इंस्टाग्राम पेज एंड फॉलो अस देयर। ठीक है? तो ये हुआ हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मैंने पहले दे दिया, बिकॉज बच्चे तो फिर बाद में एंड तक तो रुकते नहीं है, तो फिर आप पहले ही सुन लीजिए। ठीक है? ऑल्सो ये क्रैश कोर्स का हिस्सा है जो हम कर रहे हैं अभी। सो क्रैश कोर्स का जो पूरा प्लेलिस्ट है वो मैंने इस चैनल पे बना रखा है। आपको जाना है, आपको विजिट करना है प्लेलिस्ट, और आपको दिखेगा वहाँ कैसे क्रैश कोर्स एनरोल करना है। क्रैश कोर्स इज ओनली ऑफ 551, बट द बेनिफिट दैट यू आर गोइंग टू गेट, जिस तरह का सीरीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो 551 इज 110% वर्थ इट। सो प्लीज़ गो विदाउट एनी डिले, गो एंड हैव द क्रैश कोर्स, गेट इनरोल्ड इन टू इट, ताकि मैं आपको नीट तक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी दे सकूँ इफ़ नीडेड। ठीक है? सो वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है, क्विजेज है, एवरीथिंग यू कैन अवेल आफ्टर एनरोलिंग देयर। यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस डेफिनेटली डालूंगी अप टू प्लांट फिजियोलॉजी और मे बी ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, बट पोस्ट दैट आपको सारे वीडियोस अनलॉक होने वाले हैं क्रैश कोर्स में ही। सो बिना डिले आप वहाँ जाइए। इस चैनल को फॉलो करने से आपको बहुत तरह की वीडियो की कैटेगरी को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। डायग्राम सीरीज़, न्यूमेरिकल सीरीज़, ये सारे हमारे अपकमिंग सीरीज़ है जो बहुत जल्दी आने वाले हैं यूट्यूब पे। ऑल्सो यूट्यूब पे हम उन क्विजेस के डिस्कशंस करेंगे जो हमारे क्रैश कोर्स में है, बट नॉट नाउ। ठीक है? पहले आपको पढ़ना अच्छे से है, उसके बाद क्विज लगाना है। ठीक है? आप पढ़ोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो क्विज कैसे लगाओगे? पूरा फोकस करिए थ्योरी कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली एसिमुलेट अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई काम का नहीं है। आपको एग्जाम में एसिमुलेशन वाला पावर आना चाहिए, आपको सब कुछ इकट्ठा करके इम्प्लीमेंट करना है। इफ़ यू आर अनेबल टू डू दैट, इसका मतलब फिर पढ़ा हुआ बेकार हो गया। ठीक है? तो समझिए, पढ़ना आपको इतनी बार है, इतना अच्छा से पढ़ना है कि आपको एग्जाम के टाइम हर कुछ ऑन पॉइंट बिल्कुल याद होए, बिकॉज 90 क्वेश्चंस में से आप एक क्वेश्चन भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो गलत करने के लिए, बिकॉज इट्स 360 ऑन 360 दैट विल हेल्प यू इन योर ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू अ मेडिकल कॉलेज। ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हो, बट बायो में रिस्क नहीं लेना है हमें। सो हम उसी हिसाब से इस क्रैश कोर्स को कर रहे हैं कि आपको बायोलॉजी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? उसके लिए फुल फोकस अगले 45 मिनट्स यहाँ होना चाहिए। धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स कर रहे हैं, ये आज खत्म हो जाने वाला है, देन वी विल स्टार्ट लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन द नेक्स्ट क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है, आप प्लीज़ देखिए, बिकॉज वो समझने के बाद ही आपको ये प्रॉपरली समझ आएगा। ठीक है? चलिए अब आते हैं हम इस सेक्शन पे, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। हमने कर लिया था फंक्शन, हमने फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स कर लिया था। इस डायग्राम को मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था, कंप्लीटली नहीं समझाया था, ये इस क्लास में आज कंप्लीट होने वाला है। ठीक है? सबसे पहले इस डायग्राम पे ही मैं आ जाती हूँ। अगर मैं डायग्राम पे आऊँ, आप ध्यान से नोटिस करिएगा, अब कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं देगा, जो देगा वो क्लास बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं। आप बंद कर दीजिए वीडियो को, मैं यही चाहूँगी कि आप ना देखो। जो इस क्लास में बैठ रहे हैं, मुझे चाहिए वो फुल फोकस होकर देखें। ठीक है? चलिए, ये है आपका डायग्राम, दिख रहा होगा आपको। आपको दिख रहा है यहाँ पे दो रीजन सबसे पहले डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है? तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्टेक्स एंड मेडुला, मैंने आपको बोला था इतना लंबा लूप ऑफ हेनले, आपको दिख रहा है काफ़ी लंबा है, पूरे मेडुला रीजन के अंदर तक डिप कर रहा है। आप मुझे बताइए किस टाइप के नेफ्रॉन्स थे जिनमें नीचे तक बिल्कुल लूप ऑफ हेनले लंबा और पहुंच रहा था? बताइए। 5 सेकेंड, नहीं तो फिर आपको पानी में डुबकी लगाना पड़ेगा, हमारा रूल है ये। तो 5 सेकेंड के हिसाब से आपका जवाब अगर है
जक्स्टा ग्लोमेरुलर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसका मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड इफ नॉट तब तो मुंह धोना पड़ेगा आपको जाके पानी में, ठीक है। तो जो लूप ऑफ हेनले हम अभी स्टडी कर रहे हैं, इतना कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, वो होगा एप्लीकेबल फॉर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ओनली, बिकॉज उनके लूप ऑफ हेनले का जो लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो मैक्सिमम इन नंबर है हमारे किडनीज में, उनका जो लूप ऑफ हेनले है वो डिपेंड नहीं करता है मेडुला में, एंड उनका जो लूप ऑफ हेनले वो शॉर्टर होता है, ठीक है। चलिए पहले तो हमने कॉर्टेक्स मेडुला समझ लिया, ये है फर्स्ट पार्ट। हमने क्या बोला था, दिस इज व्हाट मैल्फिगियन कॉर्पुसल्स टुगेदर, जिसमें ग्लोमेरुलर आता है, ग्लोमेरुलस, एंड ये आता है बोवेंस कैप्सूल, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मैल्फिगियन कॉर्पुसल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पीसीटी वाला पार्ट, ये जो कर्व पार्ट दिख रहा है आपको ये पीसीटी है, ठीक है। ये जो लंबा सा पार्ट आपको दिख रहा है ये लूप ऑफ हेनले है। दिस इज व्हाट द एंड डिस्टल पार्ट क्या है, डीसीटी, नाम के हिसाब से ही है, नाम के हिसाब से फर्स्ट वाला पार्ट भी है। देखिए प्रॉक्सिमल मतलब कि जो चीज़ फ्रंट की तरफ हो, हर चीज़ यहाँ मीनिंग के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। आपको याद रखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे तो याद हो जाएगा। प्रॉक्सिमल मतलब आगे की तरफ, डिस्टल मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल मतलब कॉन्व्यूलेटेड, ठीक है, कन्वर्जन्स है, घुमा घुमा है, ठीक है। सो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ये है डीसीटी डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ये भी घुमा घुमा है, और कहाँ है, डिस्टल पोर्शन में, पीछे के हिस्से में, इसलिए वो डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। नाम क्लियर, दोबारा रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वापस से रीअब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से क्या होता है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फिल्टर आउट हो जाता है इधर, ठीक है। तो फिल्टर आउट होने से क्या हम उसे एक्सक्रीट कर देंगे बॉडी के बाहर, नहीं, फिर तो सब कुछ चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमारे को मेक श्योर करना होगा कि जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको वापस से रीअब्जॉर्प्शन भी एफिशिएंटली कर पाए हम, ताकि हम कुछ अपने बॉडी में वापस बचा सके। तो वैसे मैं बता दूं 99% जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। जो निकल रहा है आपके बॉडी के बाहर वो 1% है, ठीक है। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। और निकल क्या रहा है, यूरिया। हमारा मेन मकसद क्या था, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर अगर आप याद करो, मैंने बोला था कि यूरिया एक्सक्रीट करना है हमें एलिमिनेट करना है उस चीज़ को जो हमारे बॉडी के लिए काम का नहीं है। तो लिवर ने हमारे इस प्रोसेस में काफ़ी हेल्प किया था कि अमोनिया जो बहुत टॉक्सिक फॉर्म होता है उसको उन्होंने यूरिया में कन्वर्ट कर दिया थ्रू ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है। तो यूरिया कन्वर्ट होने के बाद अब वो बाहर निकलना है बॉडी में, कुछ बॉडी में भी रहेगा क्योंकि वो उतना हार्मफुल नहीं है, ठीक है, उतने नखड़े नहीं है। हमने बताया था ना कि टॉपर है अमोनिया, फर्स्ट आ गया तो बहुत नखड़े हैं उसके, ठीक है। तो इसके उतने नखड़े नहीं है, उतने एटीट्यूड नहीं है इनका, तो ये रह सकता है बॉडी में फिर भी, ठीक है। आप आसपास इसको रख सकते हो अपने, नॉट दैट हार्मफुल, बट ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड आउट रेगुलरली, ठीक है। तो अब आता है हमारा क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है। आपको जो एरो दिख रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ, इस डायग्राम का मतलब समझ लीजिए, जो भी एरो ऊपर की तरफ है इसका मतलब वो वापस से बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। एंड जो नीचे की तरफ से आपको दिख रहा है ट्यूब्यूल की तरफ एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये ट्यूब्यूल में सेक्रीट हो रहा है, दैट मीन्स ट्यूबुलर सेक्रीशन के अंडर ये आता है, ठीक है। यहाँ पे H+ एमोनिया, यहाँ पे ट्यूबुलर सेक्रीशन होता है, एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड पार्ट में H+ एंड K+, ठीक है। डायग्राम को डाइसेक्ट हमने कर दिया, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। नहीं आया है रिवाइंड करिए, समझिए, तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। बेटर होगा आपको, बेटर समझ में आने वाला है उसके बाद आगे का कंसेप्ट। ये देखिए नेक्स्ट सेक्शन हम आते हैं, लूप ऑफ हेनले। हमने पीसीटी डीसीटी समझ लिया है, ठीक है। पीसीटी में मैंने बता दिया जो ऊपर की तरफ जो एरोज है इसका मतलब वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जा रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन के तहत, एंड जो नीचे से ट्यूब्यूल की तरफ जो एरो बने हुए हैं इसका मतलब उसमें ट्यूबुलर सेक्रीशन हो रहा है उस पार्ट में, पीसीटी में, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स आपको दिख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये सब जो ऊपर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ एक्टिवली होते हैं, कुछ पैसिवली होते हैं, ठीक है। मतलब किसी में एनर्जी लगती है, किसी में एनर्जी नहीं लगती है। जैसे पानी में एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है, पानी में बिल्कुल एनर्जी नहीं लगती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब होता है, उसमें एनर्जी नहीं लग सकती, इतनी ज़्यादा फिर एनर्जी खर्च हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो वो पैसिवली होता है, बट बाकी जो है वो एक्टिवली होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज वगैरह सब एक्टिवली ही होता है। अब हम आते हैं डीसीटी पे। ये है NaCl, ये है H2O, ये है HCO3। ये कहाँ जा रहा है, वापस बॉडी में जा रहा है, मतलब कि यहाँ से क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, याद रखना है आपको, ठीक है। कहाँ जा रहा है ये, रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी में। यू हैव टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि ये बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ एरो बने हुए हैं ट्यूब्यूल की तरफ, मतलब ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, इट इज ट्यूबुलर सेक्रीशन, मतलब ट्यूब्यूल आयोनिक बैलेंस करने के लिए सेक्रीशन कर रहा है। आप मुझे बताओ, आपको कोई काम नहीं है, आप बैठे हुए हो, ठीक है, आपका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो आप पागल थोड़ी हो कि आप जबरदस्ती से सेक्रीट करोगे या फिर कुछ इधर हटाओगे उधर हटाओगे। बॉडी क्यों करेगा ये सब काम, जब तक कि उसको जरूरत नहीं होगी। तो आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों पागलपंती हो रहा है कि भाई एक तरफ निकाल रहे हैं एक तरफ डाल रहे हैं।
इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्टीमेट टारगेट किसी भी बॉडी का होता है उसके बॉडी का फ्लूइड और आयोनिक बैलेंस मेंटेन्ड रहे। ठीक है, तो फ्लूइड आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये सब करना पड़ता है। कभी आयन सेक्रीट हो रहा है, कभी आयंस निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब खेल है किसका? बैलेंसिंग का, क्योंकि बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। आप आज बैलेंस में रहोगे तो पढ़ाई कर पाओगे। आप अगर मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, ज्यादा प्रेशर ले लोगे या फिर किसी और रीजन से डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है, फैमिली, फ्रेंड्स, एनीथिंग, तो क्या होगा? आपके इंपैक्ट करेगा, राइट? आपका बैलेंस खराब हो जाएगा। तो लाइफ हो या फिर बॉडी हो, बैलेंस खराब होते ही सब खराब। ठीक है, सो बैलेंस मेंटेन रखना वेरी इंपॉर्टेंट। ये है हमारी आज की ज्ञान। आज का ज्ञान आपको मिल चुका है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, बॉडी हमें काफ़ी ज्ञान देता है ना। देखिए, हम पार्ट से कितना सारा ज्ञान एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं वाटर की तरफ। ये वाटर इधर आपको दिख रहा है निकलता हुआ, ठीक है, वाटर निकल रहा है। पर इधर आपको राइट साइड देखिए, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है वाटर निकल रहा है? यहाँ कुछ और निकलता हमें दिख रहा है, क्या? NaCl। NaCl निकलता दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई? कोई बता सकता है क्यों दिख रहा है? क्योंकि भाई डिफरेंस है भाई, एक H2O निकाल रहा है, एक NaCl निकाल रहा है। इसका कोई लॉजिक तो होगा, ऐसे तो नहीं होता कोई चीज़। ठीक है, कुछ तो होता है बॉडी में जिसकी वजह से कुछ हो रहा होता है। तो लॉजिक हम समझेंगे अब काउंटर करंट मैकेनिज्म में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। यूरिया का भी आप देखिए सिंबल यहाँ आ रहा है, यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। ये जो बना हुआ है ना पूरा, ये याद रखिएगा, ये जो पूरा बाहर का एरिया है, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, दैट इज व्हाट? अल्टीमेटली इट इज व्हाट? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इतना बस अभी याद रखिए आप, जब हम पार्ट्स कर रहे हैं इतना याद रखिए, बस सब समझ में आने वाला है। ठीक है, दिमाग में कोई बोझ मत लीजिए कि मुझे पहले नहीं आया था समझ, अब पता नहीं आएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। जो मैं बोल रही हूँ सुनते जाइए। मेडुलरी इंटरस्टिशियम किसको बोलते हैं? जो भी आपको यहाँ दिख रहे हैं कंपोनेंट्स, उसके बाहर का जो रीजन है, जो वाइट स्पेसेस है, वहाँ पे होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। डन। अब है क्या? यूरिया। यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ आ रहा है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। फिर दिख रहा है कहाँ जाते हुए? ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, तो अब हम समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है भाई। बाकी पानी आपको वापस दिख रहा होगा, कलेक्टिंग डक्ट के भी बाहर पानी निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब पानी निकलता रहता है कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद भी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पूरा, हमने डाइसेक्ट कर दिया इस डायग्राम को। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। हमारा सारा मकसद क्या था? क्या हम बॉडी से बाहर फ्लूइड को सारा भेज दे या न्यूट्रिएंट को भेज दे? अगर भेज दिए तो फिर तो अपना ही नुकसान है भाई। तो अपना बैंक अकाउंट कोई खाली करना चाहता है? कभी नहीं चाहेगा। ठीक है, सो बैंक अकाउंट हमें खाली नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें मेक श्योर करना है कि उस बैंक अकाउंट में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो रहे, मतलब पैसा रहे। तो इनके पास जो पैसा है बॉडी रिटेन करने की कोशिश करेगा, बहुत मुश्किल से थोड़ा 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 छोड़ेगा। ठीक है, चलिए, मैमल्स के पास वो एबिलिटी होती है कि वो अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर सके। कैसे कैसे करते हैं? इसमें दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज द लूप ऑफ हेनले एंड सेकंड इज वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, अगर आप इतिहास के पन्ने अगर अपने पलटोगे तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था वासा रेक्टा होता क्या है। ठीक है, वासा रेक्टा क्या है? वो जाल है। ठीक है, ब्लड वेसल्स का जाल जब आगे बढ़ा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जब आगे बढ़े और अगर डिपिन किए लूप ऑफ हेनले में, तो पैरेलल रन कर रहे थे लूप ऑफ हेनले के एक सेक्ट ऑफ ब्लड वेसल, उसे हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। पैरेलल रन करता है लूप ऑफ हेनले के। ठीक है, बट कुछ उल्टा होता है लूप ऑफ हेनले से। क्या होता है समझते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है वासा रेक्टा में इन कंपैरिजन टू लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का आप मुझे बताइए, जब हम लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं, क्या हमारा डायरेक्शन नीचे की तरफ है? ऐसे है, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये है हमारा डायरेक्शन मूवमेंट का। ध्यान से देखिए, क्लियरली अगर दिख रहा हो तो ये डायरेक्शन है हमारा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे बना दूँ क्या? अगर मैं यहाँ पे बना देती हूँ, चलो वासा रेक्टा बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने बनाया, ये रहा, पैरेलल रन कर रहा है वासा रेक्टा। ठीक है, ये हमने बना दिया वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा का डायरेक्शन क्या होगा? उसके अंदर का जो ब्लड फ्लो है वो कैसा रहेगा? उसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी अपोजिट, मतलब कि वो ऐसे मूवमेंट करेगा, लाइक दिस। पैरेलल तो है लेकिन हर एक चीज उल्टा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इसका। ठीक है, क्यों फ्लो हो रहा है? इसी को तो बोलते हैं, कोई चीज अगर मैं आप कुछ बोल रहे हो,
मैं आपको काउंटर अटैक कर दूं, मतलब कुछ काउंटर अपना आर्ग्यूमेंट डाल दूं, तो उसे क्या बोलते हैं, लाइक आर्ग्यूमेंट अगर पुट ऑन करूं अपोजिट जो आप बोल रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर क्वेश्चन, काउंटर डिबेट, ठीक है, वो सब जो हम बोलते हैं। सो काउंटर मतलब कि कुछ अपोजिट जो जा रहा है उस चीज़ के, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है वासा रेक्टा में वो अपोजिट फ्लो हो रहा है किसके, लूप ऑफ हेनले के, ठीक है, दोनों असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब हम आते हैं, लिखा क्या एनसीईआरटी ने, थ्रू द लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न, ठीक है, हमने बता दिया ये चीज। अब जो प्रॉक्सिमिटी है वो काफी हेल्प करती है इस काउंटर करंट प्रोसेस को, ठीक है। अब जैसे कि क्या है कि इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है, कैसे होता है ये आप बताइए। दो मेन एलिमेंट जो कॉज करते हैं वो है NaCl एंड यूरिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पे सब कुछ। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है, बिल्कुल पास पास, ठीक है, बिल्कुल पास पास है, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, राइट, दिख रहा है क्लियरली, ओके। सो पास पास होने का मतलब है कि बिल्कुल क्लोज है। तो क्लोजनेस से क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट समझिएगा, NaCl आपको बाहर निकलता दिख रहा है, ठीक है, NaCl बाहर निकलता दिख रहा है। तो NaCl जब यहाँ से बाहर निकलता है ना, तो बगल में ही उसका फ्रेंड मिल जाता है, ठीक है। तो जब बगल में ही फ्रेंड मिल जाता है और जैसे ही वो बाहर निकाल रहा है तो उसका फ्रेंड क्या करता है, उसका फ्रेंड ये चीज पिकअप कर लेता है, ठीक है, उसका फ्रेंड तुरंत पिकअप कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसका फ्रेंड बिल्कुल बगल में है। सोचा कि जब मैं नमक मिल ही रहा है हमें तो मैं क्यों दुकान विजिट करूं, मैं यहीं से ले लूंगा, मेरा फ्रेंड बेचारा पास कर रहा है। तो वो ले लेता है क्या अपने अंदर, NaCl, जो कि उसे मिला कहां से है, अपने भाई बंधु से, ठीक है। अब ये NaCl को लेके इसका डायरेक्शन क्या है फ्लो का, अब इधर उल्टा, तो ये क्या कर रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और काफी NaCl बाहर निकल गया है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl वो कैरी करके लेके जा रहा है, कहाँ पे ले जा रहा है, यहाँ ले जा रहा है, ठीक है। अब आप समझिएगा, NaCl को हमने यहाँ कर दिया, एक और चीज जो यहाँ पे हेल्प कर रहा है वो है क्या, वो है हमारा यूरिया, ठीक है, वो है हमारा यूरिया। अब NaCl यहां पहुंच के क्या करेंगे, वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ना क्या करेंगे, वो डालते रहेंगे, वो डालते रहेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे ऐसा, ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, हमारा अल्टीमेट पर्पस है कि हम मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन इतना हाई कर दे ताकि पानी अपने आप लूप ऑफ हेनले के बाहर आ जाए, ठीक है। क्यों बाहर आ जाए, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। तो हमने ये किया, प्लस यूरिया भी सेक्रीट हो रहा है, कहां पे, यूरिया भी सेक्रीट हो रहा है ब्लड में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो ये पूरा कंसंट्रेट करने का ही पूरा खेल है, ठीक है। कंसंट्रेट जैसे ही हुआ, पानी भारी मात्रा में यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है, भारी मात्रा में पानी यहां से बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब पानी तो निकल गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं दिस इज व्हाई इट इज ओनली परमिएबल टू वाटर, बिकॉज यहाँ पे वाटर को निकलना पड़ेगा ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। एक ग्रेडियंट जैसे ही डेवलप होता है वो बाहर आएगा ही आएगा। सो अगर ये हमारा बेंचमार्क, आप यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं जो बहुत अच्छा से बताया हुआ है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे, ओके, दिस वन। अगर 300 मिलीओस्मोल था जब हम स्टार्ट कर रहे थे लूप ऑफ हेनले, तो नीचे आते आते पानी निकलते निकलते कंसंट्रेशन क्या बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पानी निकल रहा है। तो क्या होता है, पानी निकलने से अगर सोल्यूशन है, मैं अगर आप बोलते हो पानी निकला तो मैम कैसे हो गया वो हाइपरटोनिक, कैसे अंदर कंसंट्रेशन हो गया, क्योंकि अगर ये सोल्यूशन है, ठीक है, अगर ये सोल्यूशन है, इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है, इसके अंदर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है। अगर मैं सॉल्वेंट जो कि पानी है वो बाहर बार बार निकालती रहूं, तो क्या हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा, बिकॉज पानी बहुत कम बचेगा और सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन हो गया। वो कंसंट्रेट, यूरिन को कंसंट्रेट कैसे किया गया, इस प्रोसेस से किया गया, ठीक है, क्योंकि यही होगा ही, वी हैव नो अदर चॉइस, राइट। वो कंसंट्रेशन होगा ही जब एक चीज एग्जिट कर जाए और सॉल्यूट बढ़ जाए। सो ऐसे करते करते कहां पहुंचता है, अल्टीमेटली 1200 मिलीओस्मोल पे, ठीक है। अब 1200 यहां पे आ गया, वापस से अब जब ऊपर जा रहा है तो हमने क्या बोला, NaCl बाहर आता है, ठीक है, हमने क्या बोला, NaCl, ये हमने वासा रेक्टा देखा था, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, दिस इज वासा रेक्टा, हम लूप ऑफ हेनले पे पहले समझ रहे हैं। सो जब हमने देखा कि NaCl, आप देख रहे हो यहाँ बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है, जैसे ही NaCl बाहर आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है हमारा, अब इस केस में ये था हमारा सिनेरियो, कहाँ पे, ये था हमारा डिसेंडिंग लिम्ब का, ठीक है, ये था हमारा जो सिनेरियो हमने अभी बात की,
ये सिनेरियो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब का सिनेरियो था। अब हम असेंडिंग लिम्ब के सिनेरियो पे जाते हैं। यहाँ पे हमारा सोल्यूशन था, ठीक है, ये असेंडिंग लिम्ब के लिए, ठीक है। ये सोल्यूशन में से अब क्या हो रहा है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट था, अब क्या हो रहा है, ये सॉल्यूट भारी मात्रा में बाहर आ रहा है। तो अब क्या होगा, ये लेस कंसंट्रेटेड होगा, इसीलिए ये क्या होगा, 1200 से पहले 900, फिर 600, फिर 400, फिर 300, फिर 200, अल्टीमेटली 200 पे बच जाता है, ठीक है। सो इतना कम होते गया, क्यों, क्योंकि NaCl बाहर निकल रहा है। NaCl क्यों बाहर निकल रहा है, ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन मेंटेन हो सके, और अल्टीमेटली हमें एक्सेस पानी ही तो रिमूव करना था, तो हम एक्सेस पानी रिमूव कर देंगे। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरे टाइम कम ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी होती रहेगी। वाई, क्योंकि आयनिक बैलेंस खराब नहीं हो सकता, ज़्यादा देर तक बॉडी आयनिक बैलेंस को डिसमेंटेन्ड नहीं रख सकता, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगर कुछ गड़बड़ लगा, ठीक है, यहाँ के सेल्स ने कुछ फील किया कि हमारे को ज़रूरत है भाई, हमारा हेल्प करो आप आके, ठीक है, अगर उनको लगा तो वो क्या करेंगे, वो आयनिक बैलेंस करने के लिए जो भी उनको चाहिए होगा, या तो एल्डोस्टेरोन या तो ADH, वो सेक्रीट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेक्रीशन होगी। तो ADH अगर होता है सेक्रीट, तो इसका मतलब क्या है, ADH एक ऐसा हार्मोन है जो आपको याद होगा अगर आपने थोड़ा भी एंडोक्राइन पढ़ा है, जो कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए हमारा यूरिन काफ़ी डाइल्यूटेड हो रहा है, बहुत पानी बाहर निकल रहा है बॉडी से, तो ADH जो कि प्रोड्यूस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में, बट वो स्टोर कहाँ होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। वहां से वो आएगा यहाँ पे एंड काम करेगा एंड वापस सारे पानी को वो ले लेगा, इन केस अगर पानी एक्सेसिव है। बाकी सिस्टम मान लीजिए नीचे वाला पीछे वाला काम नहीं किया, तो ये अपना काम करेगा, ठीक है। अगर एल्डोस्टेरोन आ गया, ठीक है, एल्डोस्टेरोन आ गया, ब्लड वॉल्यूम में दिक्कत हो गया, BP कम हो गया किसी इंसान का, तो उस केस में वो सोडियम आयंस को भी एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा, तो उस केस में एल्डोस्टेरोन आके क्या करेगा, सोडियम आयन खींच के ले जाएगा और अल्टीमेटली वाटर भी जाएगा ही साथ में, ठीक है। बट ADH का प्रोमिनेंट रोल क्या होता है, वाटर खींचना, ठीक है, अपनी तरफ। ADH का नाम जब हमने ले लिया तो बता देती हूँ, अगर ADH कम हो गया बॉडी में, ठीक है, वो पानी नहीं ले पा रहा है वापस, कम हो गया, तो उस केस में पेशेंट जो बीमारी सफ़र करता है उसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडिस, ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस। ये डिटेल में कब हम करने वाले हैं, जब हम हार्मोनल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी इतना ही समझिए। अब DCT आ गया, ठीक है, DCT में कंसंट्रेशन XYZ जो भी आया, यहाँ पे आने के बाद उनको जो भी ठीक लगा उन्होंने अपना आयनिक बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद जब ये कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट में जिस टाइम पे ये जा रहे हैं ना, वो क्या होता है, उस टाइम पे उनका जो कंसंट्रेशन है वो अभी क्या लगभग 300 ही है, 200-300 के अराउंड ही है, क्योंकि ऊपर आते आते तो इतना ही था, ठीक है। अब वो नीचे जब डिसेंड डाउन करेंगे, तो अब डिसेंड डाउन करते वक्त, ठीक है, क्या होगा, डिसेंड डाउन करते वक्त इनका जो कंसंट्रेशन है वो वापस बढ़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि कंसंट्रेशन अब वापस क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि 1200 हो गया था आफ्टर वाटर निकलने के बाद, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा था, अब यहाँ से सॉल्यूट भी बाहर निकल रहा था, तो ये कंसंट्रेशन क्या हो गया, ये कम हो गया, कम होते गया, और मतलब कि सॉल्यूट का कंटेंट जो था वो कम होते चला गया, तो ऊपर चला गया फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे 300 मिली ऑस्मॉल पे आ गए, शुरुआत तो हमने ऐसे ही कुछ किया था, ठीक है। बस अंतर ये है कि बहुत सारा पानी हमने निकाल लिया है। ये DCT वाले सेक्शन में थोड़ा बैलेंसिंग हुआ है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। प्रोसेस रेगुलेशन के साथ चलने के लिए ज़रूरी भी है। अब यहाँ पे 300 के आने के बाद अब नीचे जाएगा, तो हमने देखा था क्या, उस पिछले वाले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि आपको कलेक्टिंग डक्ट से भी बाहर निकलता H2O नजर आएगा, जो यहाँ आपको दिख रहा है, H2O निकल रहा है, ठीक है, यूरिया निकल रहा है, H2O निकल रहा है। ये क्यों निकल रहा है, क्योंकि नीचे आते आते में यहाँ पे जो फाइनल होगा वो अगेन मिली ऑस्मोल ही होगा पर लीटर, 1200 पे ही एंड करेगा, ठीक है, और तब ये बाहर जाएगा, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकता है पानी लूज कर, ये कभी अफोर्ड नहीं करेगा कि ये पानी बहुत ज़्यादा कैरी करके बाहर निकले, जितना मैक्सिमम हो सके वो वापस दे देगा। और यूरिया क्यों वापस दे रहा है, यूरिया तो हमें निकालना था, आप बोलोगे यूरिया क्यों मैम वापस दे रहा है, क्योंकि उसे वही तो बैलेंस करना है ना, बैलेंस भी तो याद रखना है, बॉडी में बैलेंस भी तो ध्यान रखना है, इसलिए यूरिया देना पड़ रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ताकि प्रोसेस भी तो कंटिन्यू चलता रहे, तभी तो पानी वापस से निकलेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, ठीक है। सो ये पूरा साइकिल है, ठीक है। इसमें हेल्प कैसे किया वासा रेक्टा, मैंने आपको बता दिया, उन्होंने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प किया, ठीक है। सो ये उल्टा चलता है, ठीक है, सेम यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ पे ये उल्टा फ्लो है, फ्लो का डायरेक्शन इनका उल्टा रहता है, ठीक है, रिवर्स रहता है। सो दिस इज व्हाट काउंटर करंट मैकेनिज्म इज। कोई मुश्किल कुछ नहीं था, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा और बहुत ईजी कंसेप्ट है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, descending limb of vasa recta, NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta,
ठीक है, कहाँ पे आ जाता है, इंटरस्टिशियम में वापस NaCl आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। Similarly, small amount of urea enter thin segment of ascending limb of loop of Henle which is transported back to the interstitium by the collecting duct. अब आप बताओगे कि जो यूरिया निकला वो कहाँ गया, ठीक है, हमने यही एक चीज़ मिस आउट किया है, जो यूरिया निकला वो कहाँ गया। तो यूरिया भाई ऐसा हुआ कुछ, यूरिया का हम समझते हैं, यूरिया के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि यूरिया भाई साहब यहाँ से निकले, ठीक है, इसमें गए, ठीक है, अब मेडुलरी इंटरस्टिशियम का बढ़ाया इन्होंने, फिर वापस इसमें गए, वापस से ये ऐसे साइकिल में गए एंड वापस से ये ऐसे हो गए, मतलब कि ये जो इनका साइकिल है ऐसे चलता रहता है, ठीक है, DCT के अराउंड। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले DCT, कलेक्टिंग डक्ट असेंडिंग ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिंग डक्ट मेडुलरी इंटरस्टिशियम, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले DCT, कलेक्टिंग डक्ट मेडुलरी इंटरस्टिशियम, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले DCT। दिस साइकिल कंटिन्यूज ऑफ यूरिया, ठीक है, कुछ अमाउंट ये हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई ये सब हो गया, तो इसके बाद क्या होता है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। ये किस बेसिस पे होता है, ये मेंटेन किया जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, कहाँ पे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। सबसे इंपॉर्टेंट विषय ही ये है, ये होने का। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। नहीं हुआ दोबारा प्ले करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल क्लैरिटी में समझ में आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देके पढ़ना है। चलिए अब हम आते हैं कि हमारा मेजर पोर्शन खत्म हो गया, आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। कंसंट्रेटिंग द यूरिन, ये हमारा काम है, ठीक है, हमारे को करना है ये चीज़। तो ह्यूमन किडनी के पास ये एबिलिटी है, ओके। क्या करता है, कितने x टाइम हो गया, 4x टाइम। क्या याद रखना है इस डेटा को, नहीं, 300 से हमने स्टार्ट किया था, पहुँच गए हम 1200 पे मिलीऑस्मोल पर लीटर। तो आप मुझे बताइए कितने टाइम्स इसको मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आएगा वैल्यू। अगर थोड़ा भी मैथ्स कभी आपने पढ़ा है ज़िंदगी में, क्या ये 4 टाइम्स नहीं है, 3 4 12 होता है, तो 4 टाइम्स है, ठीक है। सो 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड जो यूरिन है वो बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है किडनी रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन कैसे होता है किडनी के फंक्शन का, ये हम देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस, JGA क्या है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है क्या, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ताकि आपको अब लिखना शुरू करिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। JGA मतलब कि जब हम बताते हैं इफरेंट, ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल प्लस DCT का सेक्शन जब मिलता है, ठीक है, वहाँ कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सेंसिटिव होते हैं, जिसे बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, ठीक है। वो मैक्यूला डेंसा जो होते हैं वो पिक करते हैं सेंसेशंस, और ये क्या, JG सेल्स बनाते हैं। तो ये JG सेल्स और मैक्यूला डेंसा जो है, ये चीज़ मैक्यूला डेंसा सेंस करेगा किसी भी तरह का चेंज को, ठीक है। अगर ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज हुआ है, हमें चाहिए कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम टू बी एक्टिवेटेड, तो वो सेंस करेगा, JG सेल्स को इन्फॉर्मेशन पास करेगा, JG सेल्स फिर न्यूरॉन के थ्रू वो ले जाएगा ऊपर, ठीक है। अब बताएंगे आपकी न्यूरॉन कहाँ था भाई, इतने पूरे चैप्टर में हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था न्यूरॉन। अब मैम न्यूरॉन बता रहे हो आप, कहाँ से आ गया न्यूरॉन। याद करिए, इतिहास के बिल्कुल शुरुआती पन्ने आप जब पलटेंगे तो मैंने बोला था कि जो हाइलम है वहाँ से 3 चीज़ें आ रही थी और जा रही थी। क्या था, यूरेटर, रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड द नर्व्स। तो नर्व्स क्या था, यही तो था। हार्ट नहीं है बेटा कि यहाँ नर्व्स नहीं होगा, ये किडनी है, यहाँ पे नर्व्स होना है, नर्व्स होगा ही होगा, ठीक है। तो नर्व्स भी आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, सब चीज़ कनेक्ट करते जाइए। नेक्स्ट क्या है, हार्ट भी है इस सीक्वेंस में। अब बताते हैं जो एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, वो एक्टिवेट कैसे होंगे, वो बॉडी में जो वॉल्यूम बदलेगा या फ्लूइड वॉल्यूम बदलेगा या फिर आयनिक कंसंट्रेशन। मैंने क्या बोला, 2 ही मकसद है, वॉल्यूम, फ्लूइड बैलेंस, आयनिक बैलेंस। कुछ भी खराब हुआ तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा सारा सिस्टम कि अब भाई ज़रूरत है बॉडी को हमारी बैकअप की, ठीक है। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज सिस्टम्स ऑब्वियसली। ये ADH हमने बता दिया, वैसोप्रेसिन भी इसका नाम है। कहाँ से आता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से। बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। दीज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ये क्या करता है, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लैटर पार्ट्स, मतलब कि DCT के अराउंड वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। प्रिवेंट क्या करेगा, डायूरेसिस। डायूरेसिस इज अ कंडीशन जहाँ पे बहुत सारा पानी जो है वो निकल जाता है यूरिन में, ठीक है। तो डायूरेसिस मतलब कि अगर आपको नहीं याद हो, अगर आपने कभी नहीं पहले जाना है इस चीज़ को, तो समझ लीजिए कि डायूरेसिस मतलब कि अगर एक्सेस वाटर निकल रही है कहाँ पे, यूरिन के साथ, तो उस केस में इसे हम क्या बोलते हैं, डायूरेसिस, ठीक है।
An increase in body volume can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH release to complete the feedback. ठीक है, अगर बॉडी वॉल्यूम बढ़ गया, मान लीजिए कि हमारे भाई साहब ने क्या किया, हमने क्या बोला, यहाँ पे ADH काम कर रहा था, राइट, हमारे को ये पता है ADH यहाँ काम कर रहा था। अब इन्होंने बहुत सारा पानी वापस ले लिया, जैसे देख रहे हो पानी ले रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा होने के बाद क्या हो रहा है, पानी जा कहाँ रहा है, बॉडी में ही तो जा रहा है। जो H2O आ रहा है DCT से एब्जॉर्प्शन के तहत, वो जा कहाँ रहा है, बॉडी में। तो बॉडी में जाएगा तो बॉडी फ्लूइड भी तो बढ़ रहा है, बॉडी फ्लूइड बढ़ रहा है। जैसे ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या आएगा मैसेज कि भाई रुक जाओ, हो गया काम। तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स टर्न ऑफ कर देंगे ADH को, ठीक है। देख रहे हो कितना स्मार्ट है मैकेनिज्म हमारे बॉडी का। चलिए, ये हो गया ADH कैन ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसके बाद से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। अभी 2 पैराग्राफ जो आने वाले बहुत नेसेसरी है, प्लीज़ पूरा ध्यान यहाँ लगाइए। अगर नींद आ रहा है मुंह तो क्या आइए, नींद नहीं आ रहा है तो देखिए, नींद तो आ ही नहीं सकता, इतना बड़ा क्लास में लेती ही नहीं हो, नींद कैसे आ जाएगा, आराम से देखिए यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, ये भी काम करता है, मतलब ये कंस्ट्रिक्शन का भी काम करता है ADH, ठीक है। ये सटल वे में NCERT ने लिख दिया है। अगर किसी इनकरेक्ट करेक्ट वाले स्टेटमेंट में ये पूछ लेता है तो आप बोलोगे है ADH का तो कोई काम ही नहीं था, ADH का काम तो खाली पानी लेना था वापस। नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहीं से फंसाता है NCERT, ठीक है। तो ADH का काम एक और भी है जो NCERT ने खुद मेंशन कर दिया, वो है इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स भी होगा। और किस टाइप का इफेक्ट होगा, कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट होगा, ठीक है, डायलेटरी इफेक्ट नहीं है, कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट है, कंस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। अब आप बताइए मुझे कि ये वेसल है, आप बोलोगे कंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ रहा है मैम, तो ये ब्लड वेसल है, ठीक है, हमारा एक दूसरा ब्लड वेसल है ये, ठीक है। ये ब्लड वेसल पहले मोटा सा था, जगह ज़्यादा था, तो यहाँ से ब्लड पास हो रहा था, सेम ब्लड पास हो रहा था, ठीक है। आपकी बॉडी का ब्लड तो नहीं बढ़ गया अचानक से, बट ये क्या हो गया, किसी रीजन से इसको कंस्ट्रिक्ट करके पतला कर दिया गया, तो अब वही ब्लड कम एरिया से पास हो रहा है, तो प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा ना, राइट। तो वही है ब्लड प्रेशर, इसी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, इस केस में। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये GFR भी मेंटेन, मतलब कि अगर आप बोलोगे इनडायरेक्टली, ठीक है, ADH GFR मेंटेनेंस का भी काम करता है, बिकॉज ADH क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा, कंस्ट्रिक्ट होते ही क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेशन हो रहा था वहां पे अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होगा, हेल्प करेगा। और कैसे हेल्प करेगा, ये ऐसे हेल्प करेगा कि ये कंस्ट्रिक्शन कराएगा इफरेंट आर्टेरियोल का। इफरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्ट होते ही प्रेशर बिल्ड हो जाएगा उस एरिया में कि ब्लड आ तो बहुत रहा है लेकिन निकल ज़्यादा नहीं पा रहा है, उस वजह से यहाँ पे बहुत प्रेशर बन जाएगा वोमेंस कैप्सूल की रीजन में, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, तो GFR कम हो जाए तो बढ़ाने का ये भी तरकीब है, ठीक है। अब आते हैं JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जो हमने ऊपर पढ़ा। कम्प्लेक्स रोल होता है इनका, मैंने क्या बोला, इफरेंट आर्टेरियोल और DCT मिलके एक सर्टेन कम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। वो है क्या, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। उस सिस्टम को, जो सिस्टम चल रहा है वहाँ पे इस JGA एपरेटस के थ्रू, जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, इनके तहत जो सिस्टम चल रहा है वो कौन सा है, वो है हमारा रास। आपके बॉडी को रास आ गई JGA, ठीक है, रास आ गई आपकी बॉडी को JGA, याद कैसे रखना है, आपके बॉडी को JGA रास आ गई, ठीक है। रास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। इसका एक का फंक्शन क्या है मैं बता देती हूँ अभी। फॉल इन GFR, मैंने क्या बोला, जहां वॉल्यूम कम हुआ, आयन खराब हुआ, आयन बैलेंस गया, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा सिस्टम्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, GFR कम हुआ, GFR जैसे ही गिरा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लोमेरुलर प्रेशर है या GFR है, वो क्या करेगा, तुरंत JG सेल्स को एक्टिवेट करेगा थ्रू मैक्यूलर डेंसा। मैक्यूलर डेंसा जो सेल्स है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, DCT के रीजन में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट जैसे ही होगा, बस खेल खत्म। अब शुरू हो जाएगा हमारा दूसरा खेल, टू रिलीज रेनिन। रेनिन रिलीज होता है, ठीक है, रेनिन रिलीज होता है, वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1। अब NCERT ने तो लिख दिया, अब आप बोलोगे मैम ये कहाँ से अचानक से आ गया भाई, ये कहाँ से आ जाता है भाई, कहीं से कोई भी कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे आ रहा है कि JG सेल्स जो है वो क्या करते हैं, वो सेक्रीशन करते हैं रेनिन का, ये आपको ध्यान रखना है। किस कंडीशन में सेक्रीट करेंगे, जब GFR नीचे गिर जाएगा, ब्लड प्रेशर नीचे गिरा तो उनको सेक्रीट करना पड़ता है रेनिन, ठीक है। अब रेनिन क्या, ये RENN नहीं है, ये डाइजेस्टिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, RENIN ओनली एक्सक्रीशन है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये JG सेल्स कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन आ कहाँ से रहा है,
लिवर से क्या आ रहा है? एंजियोटेंसिनोजन। स्टिकी नोट्स आप यहाँ लगा सकते हो, बेटर होगा वो कंप्लीट इक्वेशन दिखाने के लिए। अभी मुझे उतना स्पेस में नहीं ले रही हूँ, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन आ कहाँ से रहा है? लिवर उसका सोर्स है, ठीक है। लिवर से आने के बाद क्या होता है? इसको कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 कौन करता है? जो रिलीज हुआ था, इसीलिए तो रिलीज हुआ था, रेनिन कौन रिलीज किया था? जी सेल्स, याद रखना है, ठीक है। रेनिन हो गया। अब एंजियोटेंसिन 1 हो गया। एंजियोटेंसिन 1 का कोई काम है हमारे पास? नहीं काम है। हमें एक और फॉर्म चाहिए जो काम एक्चुअली करने वाला है, वो है एंजियोटेंसिन 2। ये कौन रिलीज़ करता है? ये इसको कन्वर्ट करने के लिए, एंजियोटेंसिन 2 बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता कहाँ से है? लंग्स से आता है, ठीक है। लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, जो याद रखने वाली बात है मैं बता दे रही हूँ। ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, याद कर लीजिएगा। एंजियोटेंसिन 2 जैसे ही बनता है अब हमारा काम शुरू हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, जो बुक में नहीं मेंशन है, आप बस सुन लीजिए, ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी होता है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 1 एक और रिलीज़ होता है, ठीक है। वो क्या करता है? वो रिलीज़ फिर आगे वो एंजियोटेंसिन 2 को भी आगे एंजियोटेंसिन 1/7 में ब्रेक करेगा, ठीक है। तो वो अभी नेसेसरी नहीं है, बट ऐसा भी होता है कि वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक और लेवल ऊपर जाके वो करता है क्या? एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट करता है, बट अभी नॉट नेसेसरी। एंजियोटेंसिन 2 हमारा इनफ काम कर देगा जो हमारे को अभी रिक्वायरमेंट है। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या क्या काम करता है? एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। काम शुरू हो गया इसका, लिखते जाइए, ठीक है। क्या करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को सिग्नल करेगा क्या करने के लिए? रिलीज करने के लिए आपका एल्डोस्टेरॉन। करेगा क्या एल्डोस्टेरॉन? सोडियम वापस खींचेगा, उसके बाद सोडियम के पीछे पीछे पानी भी आएगा, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस देख रहे हो आप, ये हो गया एक काम एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट करने का, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन कहाँ से निकला? एड्रिनल कॉर्टेक्स को जब वो प्रोवोक किया। एल्डोस्टेरॉन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर, मैंने बोल दिया, फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। DCT में ही हो रहा है ये। ADH या एल्डोस्टेरॉन सब काम कहाँ कर रहा है? DCT में कर रहा है, ठीक है। अब खत्म है हमारा एंड पोर्शन, तो वहाँ पे सारा काम होता है। दिस ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR कम हुआ था तो सब कुछ एक्टिवेट हुआ था। GFR फॉल किया था तभी तो ये सारा खेल शुरुआत हुआ था, ठीक है। JG सेल्स एक्टिवेट हुए थे, वो फिर RAS एक्टिवेट हुआ था, ठीक है, फिर ये सब हुआ था। तो हमारा GFR बढ़ जाएगा जैसे ही एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? जैसे ही एल्डोस्टेरॉन Na+ एंड H2O को वापस खींचेगा कहाँ पे? बॉडी फ्लूइड में। हो गया, ठीक है, काम खत्म। एक नेक्स्ट क्या है हमारा? दिस कम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। तो RAAS पूरा बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म सिस्टम, या फिर ये भी बोल लीजिए, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का तो इन्वॉल्वमेंट है ही। अब है हमारे पास कि ये कई बार क्या करते हैं? ये कंस्ट्रक्शन का ही काम करते हैं। मैंने क्या बोला कि ADH भी एज पर द रिक्वायरमेंट वो रिलीज कर सकते हैं अगर उन्हें कंस्ट्रक्ट कराना है। फिलहाल GFR गिरा हुआ था तो उसका सोल्यूशन इन्होंने दे दिया, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बोला था कि एंजियोटेंसिन 2 जो बना है उसको रिवर्स करने के लिए ही वो बनता है एंजियोटेंसिन 1 to 7, ठीक है। वो क्या करे? वो रिवर्स करता है प्रोसेस। एंजियोटेंसिन 2 के अगर आगे बढ़ा, क्यों बढ़ेगा? अगर मान लीजिए हमारा काम हो गया एंजियोटेंसिन 2 का, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया, फिर भी एंजियोटेंसिन 2 काम किए जा रहा है, तब क्या होगा? हमें स्विच ऑफ करना भी तो जरूरत है। सिस्टम को जो ऑन कर दिया, नल खोल दिया आपने, पानी भर गया तो बंद भी तो करना जरूरत है। तो दैट इज वेयर दैट हैपेंस, जहाँ पे फिर से एंजियोटेंसिन 2 एक और ACE के हेल्प से कन्वर्ट होता है एंड आगे क्या होता है? सिस्टम बंद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू एट्रिया ऑफ हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है, ANF। ये बहुत हेल्प करता है वैसोडायलेशन में। वैसोडायलेशन में हेल्प कर रहा है, तो आप मुझे बताइए कि ये किसके अपोजिट काम कर रहा है? ये किसके अपोजिट काम कर रहा है? वैसो कंस्ट्रिक्शन कौन कर रहा था? वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा था हमारा एंजियोटेंसिन 2। मतलब कि ये एंटागोनिस्टिक क्या है फीचर? ये एंटागोनिस्टिक है किसके? स्टेटमेंट बन सकता है एंटागोनिस्टिक किसके है? दिस इज एंटागोनिस्टिक टू एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। कौन एंटागोनिस्टिक है? कौन? दैट इज ANF, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये RAS के सिस्टम में चेक पॉइंट की तरह काम करता है। RAS चेक
पॉइंट, ठीक है, रास चेक पॉइंट ANF है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फिर ब्लड डिक्रीज कर देता है वैसो डायलेशन करा के। बहुत देर से वैसो कंस्ट्रिक्शन है, ब्लड प्रेशर सही है अब, तो अब क्या होगा, जैसे ही एट्रिया में प्रेशर आना शुरू होगा हार्ट में, तो हार्ट कोई बर्दाश्त नहीं करता है भाई, वो तुरंत रिलीज करेगा, बोला हो गया बस, शांत हो जाओ, रास बंद करो, ठीक है। तो ANF मैकेनिज्म एक्ट्स एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आता है हमारा बिल्कुल अंत भला तो सब भला, अब भले की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। मिक्चुरेशन, समझ आया आपको सब कुछ, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, ये लिखते जा रही हूँ, अगर नहीं समझ में आया दोबारा प्ले करिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, द सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन, ठीक है। कैसे होगा, अब यूरिनरी ब्लैडर में अगर कुछ भर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ तो ऐसा सिस्टम हुआ होगा जो उसको कुछ एक्टिवेट करने के काम आएगा। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हैं, वो जैसे ही यहाँ पे यूरिन भरना शुरू होगा, और बहुत भर गया मान लीजिए, तो ये स्ट्रेच करना शुरू होंगे। तो एक और मैं बात बता दूँ, कुछ आपने पढ़ा होगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यहाँ दोनों काम करता है, ठीक है। पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ओके, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब ये ऑल्टरनेट दोनों काम करता है इन केस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। फॉर नाउ यू डोंट नीड टू नो, बट यहाँ पे इमीडिएटली स्ट्रेच होते ही ऐसा नहीं होता है कि तुरंत आता है सिग्नल और यूरिन निकलो, नहीं नहीं नहीं, जितना होल्ड कर सकता है पहले उतना होल्ड करने का कोशिश करता है, ठीक है। सो सिग्नल तुरंत इमीडिएट जाते ही नहीं, बिकॉज बढ़ना शुरू हुआ तो रिसेप्टर्स एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, फिर तो आप बार बार ही वॉशरूम जाओ। जब तक आपका डिसेंट अमाउंट में भर नहीं जाता यूरिनरी ब्लैडर, तब तक नहीं निकलता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, कई बार होता है कि सिग्नल जल्दी काम करता है, उस केस में बार बार वॉशरूम जाना होता है, बार बार आपको लगता है आपको यूरिन निकालना है बॉडी से, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। CNS क्या करता है, इसमें CNS का इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली, स्ट्रेच रिसेप्टर्स वॉल में लगे हुए हैं, वो जैसे ही अपना सिग्नल भेजेंगे, सिग्नल कौन ट्रैवल करके ले जाएगा, CNS में ट्रैवल करके ले जाया जाएगा। CNS मोटर मैसेज फिर वापस रिटर्न में भेजा जाएगा, CNS वापस मोटर जब रिस्पॉन्स भेजेंगे, ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स जब भेजेंगे, वो क्या भेजेंगे, वो भेजेंगे कि भाई अब खाली करने की ज़रूरत है आपकी टंकी को, तो अब खाली करिए। तो क्या होगा, फर्स्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड सेकंड रिलैक्सेशन। यहाँ पे जो है यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, ठीक है, ये इंटरनल ये एक्सटर्नल, दो स्फिंक्टर है, ठीक है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड दिस इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। तो जनरली क्या है, ये जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, दिस इज व्हाट इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाहर वाला हमारे कंट्रोल में है, आप कंट्रोल करते हो, आपको जब टॉयलेट लगता है आप कंट्रोल करते हो, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इज वॉलंट्री, ठीक है, बट एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि मतलब कंट्रोल किए जा रहे हैं। CNS हावी कर पड़ेगा आप पे, उसका मोटर रिस्पॉन्स है, निकालना है मतलब निकालना है, ठीक है। सो स्टिल इट इज़ अंडर योर कंट्रोल। फिर मोटर रिस्पॉन्स जैसे ही आता है CNS से, वो बोलता है भाई अब खाली करो, तो खाली करने का बायोलॉजिकल टर्म्स में अगर मैं बताऊँ तो कुछ ऐसा होगा कि होगा क्या कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर, ठीक है। अब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, ब्लैडर में क्या है, स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स क्या आपके कंट्रोल में होते हैं, नहीं कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। और रिलैक्सेशन किसका होगा, रिलैक्सेशन होगा स्फिंक्टर का, क्योंकि स्फिंक्टर होल्ड करके रखा था, यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो था, यूरेथ्रल स्फिंक्टर वो होल्ड करके रखा था, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करना होगा तभी तो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये होता है दो प्रोसेस, कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, हो गया यूरिन, हमारे दोनों काम खत्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन बोलते हैं, ओके। अब मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है, जो न्यूरॉन रिस्पॉन्स होता है ना, न्यूरल रिस्पॉन्स, उसको हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। कितना यूरिन निकलता है, 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। यूरिया कितना है, यूरिन और यूरिया में कंफ्यूज नहीं होना है गलती से भी, यूरिन इज 1 to 1.5 लीटर्स पर डे, ठीक है। GFR कितना बन रहा था, 180 लीटर पर डे, पर निकल कितना रहा है यूरिन, 1 to 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। यूरिया इसमें से कितना है जो निकल रहा है, 25 to 30, सॉरी, हाँ, मैं बोलने जा रही थी अभी कि आज हमारा पेन क्या साथ दिया है भाई, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया, देखो मतलब क्या मनहूसियत है भाई। 25 to 30 ग्राम ये है हमारा यूरिया जो बॉडी से निकल रहा है पर डे, ओके। सो एनालिसिस भी करते हैं इस बेसिस पे। यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिन कल्चर टेस्ट आपने सुना होगा, बहुत कुछ होता है उसमें, बैक्टीरिया UTI है कि नहीं है, या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है, आपका यूरिन में शुगर है कि नहीं है, बहुत कुछ मेजरमेंट के लिए काम करता है। शुगर ग्लूकोज है तो ग्लाइकोसूरिया, कीटोन है तो कीटोनूरिया, याद रखना है टर्म्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस, जिसको शुगर पेशेंट है, जिनको डायबिटीज मेलिटस होता है, वो इस तरह से मेजरमेंट करवाते हैं, ठीक है, ये टेस्ट करवाते हैं, वो एनालिसिस ऑफ यूरिन उनका कंपल्सन होता है, ठीक है। और भी कुछ ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन करवाते हैं, वो कौन से हैं, वो किडनी, लंग्स, लिवर, स्किन, ठीक है, ये 4 नाम है।
ध्यान रखिएगा, किडनी का तो हमने पढ़ लिया। लंग से क्या निकलता है? CO2 निकलता है। कितना निकलता है? 200 ml निकलता है। आ सकता है, बिल्कुल नहीं मजाक में लेना है इस चीज़ को। पर मिनट, पर आवर, पर मिनट सब ध्यान रखना है, ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 मिलीलीटर पर मिनट निकल रहा है, ठीक है। अब CO2 निकला लंग से, और कुछ क्वांटिटी में वाटर भी निकल रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वांटिटी में वाटर भी निकल रहे हैं, ठीक है। अब लिवर है सेकंड। फर्स्ट क्या था हमारा? CO2। सेकंड क्या है हमारा? लिवर। लिवर क्या निकाल रहा है भाई? लिवर निकाल रहा है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस। क्या क्या है वो? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, बाइलिवर्डिन, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, फिर डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स बहुत सारे डिग्रेडेड हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स भी निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। विटामिन, ड्रग्स, जो जो बोला गया NCERT में बहुत नेसेसरी है, याद रखना है, ठीक है। विटामिन एंड ड्रग्स, तो इतना कुछ एक्सक्रीट करते हैं लिवर। अब आते हैं हम नेक्स्ट, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? स्किन में प्रेजेंट है। स्वेट ग्लैंड क्या करेगा? स्वेट निकालने का काम करेगा। सेबेशियस ग्लैंड क्या निकालेगा? सीबम निकालेगा। नाम से कनेक्टेड है तो याद रखना है। स्वेट में क्या क्या निकलेगा? NaCl निकलेगा, ऑब्वियसली सॉल्टी होता है स्वेट, तो NaCl निकलेगा, लैक्टिक एसिड निकलेगा, यूरिया निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है यूरिया, लैक्टिक एसिड, ठीक है, एंड NaCl। तो ये स्वेट से बाहर निकलता है, ध्यान रखना है। एंड सेबेशियस ग्लैंड से क्या निकलता है? सीबम निकलता है। सीबम में क्या क्या होता है? स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, वैक्सी होता है, इसीलिए वो स्किन में ऑयलीनेस आ जाता है हमारा, ठीक है। तो वो सेक्रेशन कौन करता है? ये सीबम है, सेबेशियस ग्लैंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे और भी ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन करते हैं हमने बता दिया। अब होता है किडनी काम तो अच्छा कर रहा है, बट व्हाट इफ अगर किडनी काम ना करे? हमने हार्ट के केस में ही पढ़ा था, हार्ट काम तो अच्छा कर रहा है, बट व्हाट इफ अगर सही से काम ना करे, ठीक है। तो किडनी सही से काम ना करे तो क्या करना होगा? ये तो मुश्किल का बात है, बहुत मुश्किल का बात है। कि आपके पास 2 हार्ट था? नहीं। तो अगर हार्ट में कुछ हुआ तब तो भाई, बट अगर किडनी में कुछ हुआ तो हमारे पास एक और किडनी का वरदान है ना, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है। तो वरदान है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मजाक में ले सकते हैं। हमारे पास इतना बड़ा एसेट है, बेचने पे आईफोन मिल सकता है भाई, पता नहीं सबसे लेटेस्ट ब्रांड का आईफोन, 2 आईफोन खरीदा जाए। सो आप मतलब किडनी कैसे आप छोड़ सकते हो? किडनी तो इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा बेचा है? ऐसा कोई है बेटा जो किडनी बेच के अपने आईफोन अपने खरीदा है? आईफोन का क्रेज़ है किसी को? अगर है तो कृपया करके ना रखें आईफोन का क्रेज़, बिकॉज अगर किडनी बेच के बेटा आप आईफोन खरीद रहे हो, नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सेविंग का टाइम है, अभी बच्चों को थोड़ा लिमिट करना चाहिए। अपने ऐशो आराम अपने पैसे से करिए, बहुत अच्छी बात है। माँ बाप के पैसे से ऐशो आराम कम से कम, मतलब ऐशो आराम इन द सेंस कि आप अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करिए, बट आप उनके पीछे आईफोन लेना है लेटेस्ट वाला, इतना महंगा महंगा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यू आर स्टूडेंट राइट नाउ, स्ट्रगलिंग टू अचीव समथिंग इन योर करियर, गो अहेड विद इट। आप जब दोगे तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको देना है वो फ्यूचर में उनको हर टाइप का लग्जरी, ठीक है। बट you don't have to like right now sit in a luxurious room with AC on and a good iPhone and a good tablet, Mac, बट आप पढ़ कुछ रहे हो, ठीक है, आप करियर नहीं बना रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो बेटर लिव इन अ कंफर्टेबल लाइफ बट नॉट अ वेरी एक्स्ट्रा वैगेंट लग्जरियस लाइफ, बट टेक आउट समथिंग ऑफ योर लाइफ वेरी वेरी प्राइसलेस, ठीक है, दैट यू कैन बिकम, ठीक है। सो आप बिकम करो, आप बनोगे, क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे तो आप प्राइसलेस हो जाओगे, ठीक है। आप कुछ भी अच्छे इंसान बनोगे, आप आगे चलिए कुछ भी अच्छा करोगे, आप प्राइसलेस हो जाओगे। सो दैट मस्ट बी योर ओनली टारगेट इन लाइफ, ओके। तो ये दूसरा ज्ञान का बात आज का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किडनी की तरफ। किडनी क्या करेगा? यूरिया एक्यूमुलेट करता है ब्लड में। अगर किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो यूरिया निकालना हमारा काम था, यूरिया नहीं निकल पा रहा है, प्रोसेस को क्या बोलेंगे? यूरेमिया। ईजी है, याद रहेगा, नाम से रिलेटेड है। इस प्रोसेस को, फिर यूरिया निकालने का प्रोसेस को, अगर परमानेंट नहीं टेम्पररी प्रोसेस जो है उसे हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। डायलिसिस कराने के बारे में आपने सुना होगा कि वो डायलिसिस करवाने जा रहे हैं, वो डायलिसिस करवाने जा रहे हैं। सो व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस इज अ टेम्पररी प्रोसेस दैट कैन हेल्प सच पेशेंट्स टू रिमूव देयर यूरिया फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं इसे, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी क्या है भाई? आर्टिफिशियल किडनी यहाँ पे एक सिस्टम टाइप होता है, ठीक है। मतलब इतना गंदा डायग्राम, लाइन तक सीधा नहीं खींच रहा है, क्या बताऊँ मैं अब, ठीक है। एक जो यूनिट होता है, अब मैं दोबारा नहीं खींच रही, रहने दो, आप खींच ही देती हूँ, छोड़ो। डायग्राम का क्यों सत्यानाश करूँ लास्ट मोमेंट में। ये है वो ट्यूब, क्या है ये यूनिट है, ठीक है। ये क्या है? ये है डायलिसिंग यूनिट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? एक सेलोफिन पेपर टाइप का ऐसे कॉइल्ड रीजन है कुछ, ठीक है। वो सेलोफिन पेपर का बना रहता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसी के थ्रू ब्लड पास होगा, ह्यूमन ब्लड, ठीक है। और अराउंड में क्या है? बहुत सारे लिक्विड फिल्ड अप है, ठीक है। ये लिक्विड का जो कॉम्पोजिशन है ना, वो बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा के इक्विवेलेंट ही होता है, लेकिन बस इसमें एक चीज़ नहीं होता है, वो है क्या? नाइट्रोजीनस वेस्ट।
इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होते हैं। रेस्ट सिमिलर है किसके, ब्लड प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन के अराउंड, ठीक है। तो इसमें नहीं होता है तो क्या होता है भाई, अब बाहर ह्यूमन के बॉडी से हमारे को डायलिसिस कराना है, ह्यूमन के बॉडी से ब्लड आ रहा है, ठीक है, आर्टरीज कहाँ पे हिट करेगा, एक कन्वीनियंट आर्टरी पिकअप होगा, ठीक है, उसको पंप किया जाएगा कहाँ, डायलिसिंग यूनिट में। अब ब्लड इसके थ्रू यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है, बट एंटर करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे हेपारिन जाएगा। हेपारिन क्या है, एंटीकोआगुलेंट। मान लीजिए एंटीकोआगुलेंट नहीं जाता है तो क्या होगा, वहाँ तो नहीं है, एंटीकोआगुलेंट अगर नहीं जाता है तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, फिर एफिशिएंटली मूव कैसे होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हेपारिन डालना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, याद रखना है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्लो कर रहा है ब्लड अपना फ्लो कर रहा है। साथ में क्या हो रहा है कि ये जो सेलोफिन पेपर से बना हुआ है, ठीक है, सेलोफिन मेम्ब्रेन जो बना हुआ है, सेलोफिन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, फ्लूइड मैंने बोल दिया डायलिसिंग फ्लूइड नाम है इसका, ठीक है। इस फ्लूइड का नाम क्या है, इस फ्लूइड का नाम है डायलिसिंग फ्लूइड, ठीक है, बना लीजिएगा डायग्राम, हेल्प करेगा, ठीक है। डायलिसिंग फ्लूइड इस फ्लूइड का नाम है। अब क्या करना है, अब हमारे को ये क्या कर रहा है भाई, इसमें से अब क्या होगा कि जब एक्सट्रैक्शन होगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएंगे नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें यूरिया ऑब्वियसली है, ठीक है। सो नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ आ जाएंगे, डायलिसिंग फ्लूइड में आ जाएंगे। एंड जो ब्लड अल्टीमेटली जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, जो ब्लड अल्टीमेटली बाहर निकल रहा है वो बहुत अच्छा ब्लड निकलेगा, ठीक है, परफेक्ट ब्लड निकलेगा। और बॉडी में जाने से पहले हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, बॉडी में जाने से पहले बॉडी में जाने से पहले हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एंटी हेपरिन। हेपरिन हमने डाला था, अब निकलने के वक्त एंटी हेपरिन डाल के ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो अब कहाँ चला जाएगा ये वापस हमारे लाइक पर्सन के बॉडी में चला जाएगा। सो ये प्रोसेस बार बार कंटिन्यू होगा जब तक कि कंप्लीट फ्लूइड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्री ना हो जाए। अब डायलिसिस का जो फ्रीक्वेंसी है वो हर पेशेंट बाय पेशेंट डिपेंड करता है। दिन में हो सकता है एक बार, हो सकता है किसी का वीक में हो सकता है किसी का लाइक 3 बार भी होता है पर डे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन, ठीक है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट। सो इस तरह से हमारे को होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एंटी हेपरिन सब कुछ हो गया, सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एंटी हेपरिन टू इट। नेक्स्ट है किडनी ट्रांसप्लांट। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, रीनल फेलियर हो जाता है, ठीक है, अगर ये सब नहीं किया गया टाइमली तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली फाइनल ऑप्शन। कैसे होता है, ग्राफ्ट मैचिंग किया जाता है, ठीक है, आपके क्लोज रिलेटिव्स या फिर अपना कोई है जिससे मैच कर रहा है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपको MHC देखना होता है, ऑब्वियसली ब्लड ग्रुप तो है ही है, ये भी देखना होगा, तभी तो एक ऑर्गन का जो ग्राफ्ट होता है वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट होता है बॉडी से। सो वी नीड टू मैच एवरीथिंग। सो ये एक्सट्रीम प्रोसीजर हमारे अच्छे डॉक्टर्स ने कर दिखाया है, तो बहुत अच्छे से ये सक्सेसफुल भी है आजकल, ठीक है। सक्सेस रेट हाई है बिकॉज डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे से एफिशिएंटली ये सिस्टम का यूज़ कर पा रहे हैं, अच्छे से हो पा रहा है हमारा किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एक टर्म याद रखना है, रीनल कैल्कुली मतलब स्टोन और इंसॉल्युबल मास कहाँ पे, क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स ऑक्सलेट्स के फॉर्म में कहाँ है, किडनी के अंदर होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमें रीनल कैल्कुली बोलते हैं इन्हें। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, आइटिस जहाँ भी आएगा इन्फ्लेमेशन होता है उसका मतलब, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी, नाम से ही पता चल रहा है मतलब क्या है, ठीक है। सो हमने सक्सेसफुली ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया है। इसके बाद कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर डाउट रह रहा है तो दोबारा विजिट करो बेटा, इस वीडियो को दोबारा बैक करके देखो, बिकॉज सब कुछ समझ आ जाना चाहिए इसको देखने के बाद एक बार में, ओके। अगर आ गया है तो वेल एंड गुड, अच्छे से ऐसे प्रिपेयर करते रहिए। अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वो भी सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, जो भी जिनको भी जरूरत है सबको हेल्प करिए बेटा, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, इट्स गुड फॉर यू, अच्छा है, आपको भी मदद होता है। सो यू शेयर इट टू एवरीवन हुएवर नीड्स इट। आप पढ़िए, NCERT रेगुलर करिए, ठीक है, एंड अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।